एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बात करने वाले हैं चाइना का क्राइसिस कितना गंभीर है, साथ में क्यों किस तरीके से लेमन ब्रदर क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है, इन सब को जानेंगे। और साथ में कल के लिए बेहतरीन शेयर कौन से हैं उसको भी जानेंगे। बट एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, फाइनली आपकी डिमांड के बाद आज से टेलीग्राम पर सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम एक्सक्लूसिव न्यूज़ हमने स्टार्ट की है, जहां पर रोज मार्केट खुलने से पहले 60 सेकंड के अंदर में रात में सुबह में क्या हुआ है या कौन से स्टॉक में न्यूज चल रही है, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे डालेंगे और कहीं नहीं डालेंगे। क्योंकि आप लोग कहते थे सर टेलीग्राम बहुत आसान है, तो ये कहीं नहीं दिखेगा। जस्ट टेलीग्राम एक्सक्लूसिव, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की खबर, जहां पे उम्मीद करते हैं कि कल जैसे डिलीवरी का स्टॉक हमने आप लोगों को दिया था और आज बम्पर पैसा बना, आपने पैसा कमाया होगा। या फिर अगर हम बात करते हैं टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर 462 के लेवल से ही गिरा। या फिर अगर हम बात करते हैं M&M के बारे में, तो 1195 से गिरा। या हम बात करें टीवीएस मोटर की, तो 890 से गिरा। तो जो भी लेवल हमने आपके साथ शेयर किए, मार्केट प्रॉपर उसकी तरह से रिएक्ट किया है और हम उम्मीद करेंगे कि आप इससे पैसा कमा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाइना के विकास ने पूरी दुनिया को चौंकाया, क्योंकि चाइना जीडीपी में साल दर साल डबल डिजिट में वृद्धि की, जो किसी भी देश के लिए एक सपना होता है कि हम इतनी फास्ट रफ्तार से ग्रोथ करें। बट चीन ने वो कर दिखाया, मतलब दूसरे सपना देखते हैं, इन्होंने कर दिखाया। लेकिन 2022 की शुरुआत से इकोनॉमी गड़बड़ाने लग गई, बट 2021 के मिड से सिग्नल आना चालू हो चुका था गड़बड़ाने का। अब इसका अंदाजा इसी से लगाए जा रहे हैं कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो खराब नहीं, बहुत खराब हो रही है। और सबसे जो डेंजर वाली बात है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सबसे प्यारी चीज़ हमें समझनी है कि हम इंडिया से हैं, हमारे लिए क्या इम्पैक्ट होने वाला है। चाइना पे जो होगा वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रहेगा, तो इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो चीन से जो डेटा मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं, वो बताते हैं कि चीन में सब कुछ सही नहीं है। जून लगातार 10वां महीना है। 10वां महीना यानी देखो 2021 के मिड मैंने बताया था ना कि जब चीन में प्रॉपर्टी की कीमत गिरी है, कोयले की कमी से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है, जिससे क्या हो गई, बिजली की भारी कमी हो गई, बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ाने लग गई, बहुत से छोटे बैंक डिफॉल्टर होने लग गए, जीडीपी ग्रोथ ठहर गई। क्योंकि भैया जब एनर्जी, पावर, बैंकिंग सब गड़बड़ा जाएगा तो जीडीपी कहां से चल पाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर में जो गड़बड़ी की शुरुआत हुई पिछले साल हुई थी, सरकार ने रियल एस्टेट कंपनी की कर्ज पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए 3 नियम बनाए, जिन्हें 3 रेड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं, वरना आपको थोड़ा सा ज़्यादा भारी भरकम सब्जेक्ट लगने लगेगा। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड इस नियम के टेस्ट में फेल हो गई, जिसपे हमने ऑलरेडी, जब ये घटना हुई थी एवरग्रांड की, हमने वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी तो वो केस आपको याद होगा। तो नतीजा ये हुआ कि एवरग्रांड को और कर्ज जुटाने में मुश्किल होने लग गई और एवरग्रांड के 1300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो चीन के 280 शहर में फैले हुए हैं, वो फंसने लग गए। कंपनी की कुल संपत्ति 2 ट्रिलियन युआन है, जो चीन की कुल जीडीपी का 2% है। और इस समय इनके कस्टमर की बात करें तो 15 लाख हैं जिनका पैसा फंस चुका है, यानी 15 लाख लोगों का पैसा फंस चुका है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह होती है। जैसे हमारे इंडिया में अगर एक प्रोजेक्ट नोएडा में फंसता है तो कितना हंगामा होता है, तो यहाँ पर तो 15 लाख लोग हैं। करीब 50 शहर की 100 से ज़्यादा परियोजना के कस्टमर ने भुगतान बंद कर दिया, क्योंकि भैया जब प्रोजेक्ट ही नहीं है तो पैसा क्यों देना, और कह रहे हैं भैया मेरा पैसा वापस दो। कंपनी पर 300 अरब डॉलर से ज्यादा की देनदारी है। उसने कई बॉन्ड का भुगतान करने में पहले ही डिफॉल्ट कर दिया था। ये उस समय की कहानी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चीन के जीडीपी में रियल एस्टेट की जो हिस्सेदारी है वो 12% है। इसलिए अगर एवरग्रांड दिवालिया हुई, बैंकरप्ट हुई, तो पूरा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर होगा। इससे सीमेंट, स्टील, सैनिटरी वेयर और दूसरे जो इंडस्ट्री हैं उनकी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि भैया ये है सबसे बड़ा कंज्यूमर।
फिलहाल स्थिति यह है कि लगातार 12वें महीने में घरों की बिक्री घटी है, जो 1990 के बाद से प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़ी मंदी है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वहां पर चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए तरबूज, लहसुन के बदले प्रॉपर्टी मिल रही है कि आप आ रहे हैं कुछ बुकिंग अमाउंट के रूप में तरबूज, मतलब अलग टाइप की कहानी चल रही है। वो भी कहानी बड़ी लंबी है, तो अगेन उस पे नहीं जाते, मुद्दे पे रहते हैं, बट आप समझ सकते हो कि कहानी किस तरीके से बढ़ रही है। चीन कोयले की कमी से जूझ रहा है, तो कोयले कमी यानी एनर्जी की कमी, एनर्जी की कंपनी यानी बिजली, बिजली होते ही कहानी हो गई कि भैया औद्योगिक इलाके प्रभावित, प्रोडक्शन प्रभावित, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित। अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल दुनिया के कई देशों से लेता है, तो क्या कहा कि भैया माल कट करो, नहीं मंगाएंगे, सप्लाई चेन गड़बड़ा गया। अब एक तो बाहर से जो कच्चा माल मंगाता था उसको कट कर दिया, जब खुद बना नहीं पा रहा है तो बाहर भेज नहीं पा रहा है, तो पूरा का पूरा जो साइकिल था वो गड़बड़। इस साल अप्रैल में चीन के हेनान प्रांत के कई छोटे बैंक असफल हो गए, जिनकी अगर बात करें सबकी संपत्ति मिलाएं तो 6 अरब डॉलर और लगभग कस्टमर 4 लाख। 6 अरब डॉलर की संपत्ति और कस्टमर 4 लाख। यहां तो एक बैंक उड़ता है, आप देखते हो क्या हालत होती है। तो यहां पर चीन का जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक किसी भी बैंक में जमा रकम पर वहां के ग्राहक को 5 लाख युआन की सॉवरेन गारंटी है, लेकिन रकम लौटाने की जगह चीनी अधिकारी ने इन ग्राहक को चुप कराने की हर संभव कोशिश की। जैसे हमारे इंडिया में होता है, कोई बैंक फेल हुआ या कुछ भी है तो सरकार एक मिनिमम गारंटी देती है, तो यहां पर भी चाइना में भी वो मिनिमम है कि 5 लाख युआन की सॉवरेन गारंटी मिलेगी, बट वो रकम दी नहीं जा रही है बल्कि चुप कराया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? प्रदर्शन हुए, हमला हुआ, भ्रष्टाचार हो गया। वहां के ग्रामीण कस्बाई इलाके में छोटे और मझोले आकार के 4000 से ज्यादा बैंक मौजूद हैं, जिनकी अगर टोटल संपत्ति बात करें तो 14 लाख करोड़ डॉलर है। अगर ये दिवालिया हो गया तो क्या होगा? बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी चाइना में। और 2009 के बाद से अगर डेट के बेसिस पर ग्रोथ देखा जाए, डेट के बेसिस पर, तो 264% के डेट जीडीपी अनुपात पर बैठा हुआ है चाइना का बैंकिंग सिस्टम। अब कर्ज आधारित किसी भी ग्रोथ में ग्रोथ ही सबसे बड़ी चीज होती है कि ग्रोथ चलता रहता है तो कर्ज दिया जाता रहता है, लेकिन ग्रोथ ही रुक जाएगा तो कर्ज कैसे पे करेगा दोस्त? नहीं पे कर पाओगे तो वो कर्ज बढ़ता चला जाएगा और पूरा धराशायी। और यही चीज है कि कोविड आया तो और भी ज्यादा हिला दिया। दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है 0.4% पे आ गई, यानी पहले से कंपेयर करें तो 2.6% गिर गया। तो अब ये सब चीजों से क्या हो गया? चीजें बहुत खराब होती चली गई। कर्ज का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो चुकाना मुश्किल हो गया। श्रीलंका देखे, दूसरा श्रीलंका जैसा कहानी की भी बातें हो रही है। अब ऐसा हो सकता है कि कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चाइना बैंक को राइट ऑफ करना पड़े, तो अगेन इंपैक्ट इकोनॉमी में आएगा। और इस तरीके से अगर चाइना लड़खड़ाए तो ध्यान रखिए, ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तो होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, बट इंडिया के लिए होगा सबसे बिग पॉजिटिव फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी कोविड के बाद से इंडिया सतर्क हो चुका है और हर चीज इंडिया से होने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए लगातार बात आती है कि इंडिया में पैसा आएगा, इंडिया में लोग पैसा लगाते हैं। कोई भी बिग इन्वेस्टर हमेशा कहते हैं इंडिया सबसे बड़ा इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर इमर्जिंग मार्केट के तौर पे हर इंसान, हर इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाना चाहता है। यहां पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट माने तो ये क्राइसिस लेमन ब्रदर क्राइसिस से कंपेयर की जा रही है 2008। तो ये चीजें बहुत ही डर की तरह है, बट चाइना के लिए हाँ इंपैक्ट हुआ तो शॉर्ट टर्म आएगा। आपको क्या लगता है कि सच में चाइना का जो ये प्रॉब्लम है ये बढ़ेगा और फूटने वाला है, क्राइसिस बढ़ने वाला है, या चाइना संभाल के निकल जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो जैसा कि
जुलाई में हमने बताया था कि हर साल का रिकॉर्ड रहता है, निफ्टी जंप करती है और टेक्निकली भी लेवल से निफ्टी चलना शुरू की और फिर इसके बाद 15,000 850 के सपोर्ट को भी लेकर चली है, उसके बाद 16,300 के ऊपर चली है, बट अब ये बीच में अटक गई। तो आपको पता है मैं बीच में ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करता हूँ, तो इसको बीच में डांस करने दीजिए। मेरे लिए सपोर्ट लेवल 16,300 280 का ही है और नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है, जो इसका मेक और ब्रेक बनेगा, वो 16,800 का है। उसके अलावा मेरे को कोई बीच में लोड नहीं लेना है। बाकी कुछ लगेगा तो लाइव मार्केट में, मैं आपको पता है कि अब ट्विटर और टेलीग्राम पर ट्रेड चार्ट के साथ देने लग गया हूं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर ब्रेकआउट देते हुए बहुत मोहब्बत से 36,182 तक पहुंच गया। अब इसमें अगर इसने तेजी करनी है तो इसे 36,200 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो यानी 36,200 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक हो गया, जहां पे इसका अब रेसिस्टेंस 36,100 भी कहलाएगा। और जो ये सपोर्ट है 35,500 का, वो एज इट इज़ वैलिड है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। अब सबसे पहले तो डिलीवरी, पैसों की अच्छी खासी तरीके से डिलीवरी हो गई घर पे, जहाँ पे 683 तक। तो दोस्त इसमें ब्रेकआउट हुआ है, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि प्ले विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जहाँ पे इसका सपोर्ट 629 और 615 के पास का एज इट इज़ वैलिड है। अब आते हैं दूसरे शेयर पर कल के लिए। पेपर पेन नोट कर लीजिए, बट उससे पहले बता दूं, कल जिस स्टॉक को डिस्कस किया था, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टीवीएस मोटर है, वो सब किसी के लेवल चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ वैलिड है। यानी आज जैसे टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमारा लेवल आया, सेलिंग कंफर्मेशन मिला, वहाँ से गिरा, तो कल भी आए तो करने का, नहीं आए तो जय भोले, वेट एंड वॉच। बट फ्रेश कौन सा है उस पर डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, 25 जुलाई से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास, जहां पर इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है, हर बार की तरह एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप। इंट्राडे का ट्रेडिंग सेटअप क्या है, स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड सेटअप क्या है, क्या स्ट्रैटेजी काम करती है, किस तरीके से आप ऑपरेटर की तरह सोचते हैं, कैश फ्यूचर ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं जो रोज़ रात के 8:30 बजे स्टॉक सेलेक्ट करके देता हूं और रोज़ 1 घंटे में पैसा बनता है, उसके पीछे की सोच क्या है, आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको 25 जुलाई की क्लास में सिखाने वाले हैं। 9708094321 आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, जिस पे कॉल कर लीजिए। सीट बुक करते ही स्टडी मटेरियल और बेसिक की वीडियो बिल्कुल ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी सीख सकता है, ये हमारा चैलेंज है। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हो। और सबसे प्यारी चीज़, मेंटरशिप मिलती है, जिसके महत्व को, वैल्यू को आप समझिए। आप सब बिगनर होते हो, कहीं से भी सीखते हो, क्लास लेते हो, बट दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, या जब चार्ट पे प्रैक्टिकल करने जाते हो तो बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर ने क्लास में ऐसे बताया था, बट ये डाउट आ रहा है। वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं रहता। तो वहाँ पर हम आपको देते हैं एक मेंटर कि एग्जाम्पल के लिए आपने डिलीवरी का चार्ट खोला, जैसे हमें लगा था 645 के ऊपर, हो सकता है आपको भी लगाओ, बट मन में तो डाउट आएगा क्योंकि आप मास्टर नहीं बने हो। तो वहाँ पर इस तरीके से आप अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हो। भूल जाते हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, इतना लोड है, तो उसके लिए बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन देते हैं, जिससे अच्छे से समझ सको, जान सको। और कहानी यही नहीं ख़त्म होती है, रियल लाइव ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे लाइव ट्रेड करके कैसे पैसे कमाना है, वो सब हम आपको सिखाते हैं। यानी लाइव ट्रेड में आप बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब लगाते हो। तो ये वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है जहाँ पर लोग लाखों रुपए की फ़ी लेते हैं, क्योंकि बेसिक की क्लास की फ़ी अलग चलती है, एडवांस की अलग चलती है, मेंटरशिप की अलग फ़ी ली जाती है, हैंड होल्डिंग की अलग ली जाती है, लाइव सेशन की फ़ी अलग ली जाती है, रिवीजन कोई देता नहीं है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलाकर एक ऐसी जेन्यून प्राइस में हम आपको क्लास देते हैं कि आपको लगे कि हाँ, लाखों की फ़ी की जगह बहुत रियल प्राइसिंग ली जा रही है। और उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज, घर से पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ट्रेड हम दे रहे हैं उससे सीखें और कमाएं। अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की।
अब रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही लर्निंग भरा मुद्दा है, गैप अप खुला, हो सकता है बहुत लोगों ने जंप करके ऊपर में लिया, अरे वाह ऐसा हुआ, क्योंकि हमने भी ट्विटर पे डाला था न्यूज़, टेलीग्राम पे डाला था विंडफॉल टैक्स घटा रही है, बट क्या हुआ, गिर के बंद हुआ। तो इसी को मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल पे ट्रेडिंग, यानी जो मेरा सपोर्ट लेवल है 2465 का 2435 का, वो एज इट इज़ वैलिड है, उसके अलावा मुझे कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने आपके साथ टाटा मोटर का चार्ट शेयर किया था ट्विटर पे, यहाँ पे भी दिखा देते हैं। लुक हियर, लेवल इज किंग। 462 का लेवल था हमारा, जहां से नेक्स्ट मेक और ब्रेक होता। 460.75 के हाई से 453 तक की गिरावट। ये दोस्त वो पावर है जहां पे लोग एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं, बट ऊपर से गिरने पे कहते हैं अरे टेक्निकल काम नहीं करता है। टेक्निकल काम करता है, हमें एक एक प्रॉस्पेक्ट समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब टाटा मोटर की अगली कहानी 462 के ऊपर होगी, यानी 462 इसका मेक और ब्रेक बनेगा। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त, बाद में भूल जाएंगे। अब हम बात करते हैं MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां पर 1390 के ऊपर निकला है, तो 1390 इसका सपोर्ट हो गया। इसने अगर चलना है तो 1410 के ऊपर चलना ज़रूरी है तेज़ी के लिए, और इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक 1445 1450 के पास का है। पेपर में लेवल नोट कीजिए। कन्फर्मेशन भी मैं सिखाता रहता हूँ, जो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है VRL लॉजिस्टिक, जहाँ पे अगेन ब्रेकआउट हुआ। 690-91 का सपोर्ट है। अगर इसने तेज़ी करनी है तो 720 721 के ऊपर में चलना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम की, जहाँ पे अगेन एक हाई लगा था 3550, गिरावट हुई और वापस से 3540 के करीब आया है। यानी अगर इसने निकलना है तो 3550 3550 इसका मेक और ब्रेक होने वाला है। यानी 3550 के ऊपर चलता है तो आपको बाइंग की कंफर्मेशन मिलनी, और नहीं तो वहाँ से गिरता है तो सेलिंग की कंफर्मेशन मिलनी, तब होता है ट्रेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। ये लेवल थोड़े दूर का है बट एडवांस में दे रहा हूँ कि आज ही लिख लो, 602 605 के ऊपर निकलेगा तो ये स्टॉक अच्छा चलेगा। आज ही दे रहा हूँ, वरना वो मेक और ब्रेक की तौर पे उसको गिरा सकता है। अब ये है रियल पावर चैलेंज कि लेवल कभी भी आए बिंदास वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है। डिक्सन ने अगर चलना है तो 4000 का इसका मेक और ब्रेक है, 4000 इसका मेक और ब्रेक है। यानी 4000 के ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है तो बाय कीजिए। 4000 के ऊपर नहीं चलता है, वहाँ से सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो सेल कीजिए। उसके बाद अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे अगेन ब्रेकआउट हुआ बट अपने रेसिस्टेंस के पास है। यानी अगर इसने चलना है तो 4150 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, जहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल 4010 के पास का है। लेवल को फॉलो करें, पैसा कमाएं, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। और याद रखें सेकंड अर्निंग बहुत ज़रूरी है, खुद का बॉस बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ट्रेड लेने के बाद डरते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपने क्यों किया है। लेकिन एक बार जब हम सीख लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमने ट्रेड क्यों लिया है, तो हमें डर नहीं लगता है। तो डर ना मना है और कमाना ज़रूरी है। तो स्वागत है 25 जुलाई की क्लास में। बाकी फ्री लेवल से कमाएं और भाई को दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।